नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं यूपीएससी प्रवेश पेपर प्रीलिम्स के और ख़ासकर हिस्ट्री का भी मॉडर्न पार्ट। हमने इस वीडियो के 51 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम शुरू करते हैं 51वां। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस का कौन सा नेता था जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है सी, सरदार पटेल पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु सही आयु में मतभेद के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया। न्यायालय द्वारा इस मामले को हरी झंडी देने के बाद 1876 में उन्होंने पुनः इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। यद्यपि जल्दी ही बनर्जी को उनके पद से जातीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया। देखो संयम, देखो जज्बा, देखो 1869 को परीक्षा पास की, उसके बाद हटाने के पुनः 5 साल बाद 1876 में उन्हें पुनः परीक्षा की। इसलिए यूपीएससी वर्तमान में भी संयम धैर्य की परीक्षा है, इसलिए डटे रहना और लोगों की सुनकर सक्सेस होना इसका मंत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? जो इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी जाने वाली विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए और भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जाने वाली तरजीह के लिए। तो इसका राइट आंसर है भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। मतलब जो ब्रिटेन में जो तैयार वस्तु हैं उनको भारत में आयात करने के लिए जो विशेष रियायतें प्रोत्साहन दिया जाता था वो था इंपीरियल प्रेफरेंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को 1857 क्रांति के बाद सबसे ज़्यादा गंभीर आंदोलन कहा। कारण क्या था? कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। ये राइट आंसर है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर है ए आएगा। ए और दोनों सही हैं और आर इसका कारण है। लेकिन अगली बार ऐसे आ सकता है कि किस वायसराय ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 की क्रांति के सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। इसका आएगा लॉर्ड लिनलिथगो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, अखिल भारतीय आंदोलन राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में असहयोग आंदोलन, रोल एक्ट, दांडी यात्रा और चंपारण आंदोलन। अगर आप कालक्रम के अनुसार जाएं तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि 1915 में गांधी आए थे दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद आते ही उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया। उसके बाद जिस प्रकार खेड़ा आंदोलन, बारदोली में सहयोग, अहमदाबाद मिल में जो आंदोलन इसके बाद चलता रहा, असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद दांडी मार्च आंदोलन चलते रहे। उसके बाद प्रयास, तो पहला क्या था? चंपारण आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिकाओं की नीति अंतोगत समाप्त हो गई थी। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में? अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक, जो कि उग्रवादी यानी तेज तर्रार आक्रमण लाल बाल पाल में बाल को संदर्भित करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई। 1905 के बाद कांग्रेस से नरम दल का प्रभाव कम हो गया। तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी विचारधारा का विस्तार हुआ। ये विचारधारा ब्रिटिश शासन से प्रार्थना याचिका की जगह आक्रामक रूप से
हथियाना चाहते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट और अरविंद घोष। इस साइड वंदे मातरम, इंडियन सोशलॉजिस्ट, द तलवार, कॉमनवेल्थ। अगर हम देखें श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम जी भीका कामा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से जहाँ तक मेरा आइडिया है कॉमनवेल्थ से संबंधित रही है एनी बेसेंट। और अरविंद घोष वंदे मातरम से संबंधित रहे हैं। और मैडम जी भीका कामा ये तलवार से संबंधित रहे हैं। और श्यामजी कृष्णा ने इंडियन सोशलॉजिस्ट की स्थापना की थी। देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलॉजिस्ट यानी एक आध दो आएगा। और मैडम जी भीकाजी कामा इसका तलवार से रहा है। और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से संबंधित रही है। और अरविंद घोष वंदे मातरम से संबंधित रहे हैं। इससे आप मिलान कर सकते हैं। हमारा 58वां क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी घटना में के बारे में एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 के विद्रोह का, चंपारण के विद्रोह का, खिलाफत और असहयोग आंदोलन और 1942 की अगस्त की क्रांति। तो इसका राइट आंसर है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में दौरान कहा था कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सके। महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को संगठित कर लिया था, इसी कारण ये शब्द एचिसन ने कहे थे। लेकिन अगली बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में कहा गया कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा सके, ये कथन किसके हैं? एचिसन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? दोबारा देखिए क्वेश्चन, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट या युक्त नहीं है? केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन विशेषता नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं आप 1935 के अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं है? हमको पता है कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है 59 का, क्योंकि जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी। 2वीं विधानमंडल ये सही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा थे, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो इसका मतलब क्या है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्त प्रदान की थी। 1919 में अधिनियम में द्वैध शासन केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी लागू कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में और तत्कालीन मलाया में। अगर मेरे अनुसार देखें तो जो आज़ाद हिंद फौज आई थी वो जापान में आई थी। रास बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया से जापान द्वारा एकत्रित लगभग 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू कर दिया। इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। प्रारंभ में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया जो जापान द्वारा युद्धबंदी बनाकर लिए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, सेना को कुछ समय के लिए अधिकार पर ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। एक सेट का बी आएगा, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। क्योंकि जब भारत का विभाजन होने लगा 1947 में, तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा था कि अब जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को अस्तित्व में आई। गांधी जी ने सुझाव दिया था कि भारत के विभाजन को रोकने के लिए जो मुस्लिम लीग है उसको सरकार बनाने का अधिकार दे दिया जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वां, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई। त्रिपुरा की देशी रियासत
स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के आरंभ में शामिल हुई, क्योंकि त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे और राज्य की जनजातियाँ घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी। पहले से ही कुछ समूह राजपथ और उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि पहले से ही कुछ समूह राजपथ और उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन ने ब्रिटिश 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि पहले से ही कुछ समूह राजपथ और उसके संरक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1900 में इसको शामिल किया गया, बहुत लेट किया गया त्रिपुरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63वां। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पहले रिपीट हुआ देखो। चोरा चोरी, दांडी, चंपारण, बारदौली। चंपारण 1917 में, अगर आप देखें चंपारण 1917 में, चोरा चोरी 1922 में और दांडी 1930 में, बारदौली 1928 में। और नेक्स्ट हमारा 64वां क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। चितगंग आर्मरी रेड, अभिनव भारत अनुशीलन समिति और कुक्का आंदोलन। देखो मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री के रिपीट होते हैं। अभिनव भारत वीडी सावरकर, बी का 3, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कुक्का आंदोलन अगर आप देखें तो बी का 3 और सी का 4, बी का 3 सी का 4, ये सिर्फ ए ऑप्शन में ही है, तो इससे हमारा आंसर निकल जाता है। 64 का ए आएगा अकॉर्डिंग में, क्योंकि और चितगंग आर्मरी रेड से संबंधित कल्पना दत्त रही है। चितगंग जो एक उग्र गर्मदलीय महिला थी, कल्पना दत्त, ये चितगंग आर्मरी रेड से संबंधित रही है, चितगंग आर्मरी रेड से। और कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह से संबंधित रहे, आप इनको याद रखते हैं नेक्स्ट प्रयोग के लिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के आंदोलन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर दोनों ही है, क्योंकि उसने कहा कि जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1857 क्रांति के बाद दूसरा सबसे बड़ा गंभीर हो रहा है। हमारा अब देखते हैं 67वां क्वेश्चन। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? वैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, लेकिन किस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस। इसका जो रोमन लिपि के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुर अधिवेशन में वकालत की थी। आपको याद रखना कि हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब हुआ था? 1938 में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1939 में भी, लेकिन उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त करने का फैसला किया, लेकिन विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और उसने अपने एक फॉरवर्ड ब्लॉक अलग से बना ली कांग्रेस से भीतर ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब, असम, बंगाल, बिहार। तो इसका राइट आंसर है ए, पंजाब ने। भारत विभाजन के समय पंजाब ने स्वतंत्र राज्य के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसको सरदार पटेल ने ऐसे स्वीकार कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज किसकी है? चर्चिल के मस्तिष्क की, एम.एन. जिन्ना की, लॉर्ड माउंटबेटन की और वी.पी. मेनन की। तो इसका राइट आंसर है माउंटबेटन की। इसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है और माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसको 3 जून 1947 को पेश किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष की होने वाली पहली महिला थी। पहली महिला एनिमेशन रही है, लेकिन भारतीय होता तो ये सही होता, लेकिन अब गलत है। इसको एलिमिनेट करते हैं तो हमारे बी और सी में से आएगा। 2, 4, 3 देखते हैं, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये गलत है, क्योंकि ए.ओ. होम कभी भी भारत की कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो इसका राइट आंसर बी आएगा अकॉर्डिंग मी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी 1925 में, पहली महिला अध्यक्ष थी यानी बेसेंट 1917 में।
और ए.ओ. होम राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। और अल्फ्रेड वेब भारत मद्रास में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वेब। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।